नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा घड़ी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मेजर जनरल सुधाकर जी, फॉर्मर रॉ एजेंट लकी बिष्ट का बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आया हुआ है, एक्सप्लोसिव कमेंट्स आए हुए हैं ऑन द डेथ ऑफ हादी। हादी को लेकर बहुत सारी चीजें चलती रही हैं। उनकी बहन अपने भाई को लेकर पॉलिटिसाइज करने की, अपनी रोटियां सेकने की तैयारी कर रही है। उनको लग रहा है हादी चला गया तो चला गया, जाने दो, अरे कम से कम मैं तो पॉलिटिक्स में उतर हूं, मैं तो मौके पे चौका मारूं, मैं तो फायदा उठाऊं, पैसा जो पहुंचा बांग्लादेश के अंदर हादी के नाम पर उसको तो कैपिटलाइज करूं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, डोंट गो अवे, वी हैव कपल ऑफ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग ऑल फ्रॉम बांग्लादेश। जी सर। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयपुर में नहीं हूँ, काफ़ी दूर कोई काम के लिए आया हूँ और इतना दूर से आप मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, आपको व्यूअर्स को भी बधाई। आज के दिन में हमारे पास इस किस्म की खबर है जो हमारे व्यूअर्स सुन के वो सेंसेशनलाइज नहीं बट रियलिज्म के जो इनपुट्स आते हैं उसको सुन के काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि जो पिछले दो पॉडकास्ट में हम आपको टाइम टू टाइम बताते आए हैं कि हादिस की डेथ के पीछे यूनिस की हाथ है, ये इसको सपोर्ट में आज के दिन में एक फॉर्मर रॉ एजेंट उनका जो सबूत के साथ बयान आया है इसको कोरोबरेट करता है। वो क्लेम करते हैं, क्लेम नहीं बल्कि यकीनन के साथ वो कह रहे हैं कि इसमें यूनुस का हाथ बिल्कुल था और इसको आईएसआई ने कोऑर्डिनेट कर रखा है। इसका खुलासा चाइनीज कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो खुलासा किया था। इसके लिए वो बिल्कुल सबूत के साथ कंफर्म किए हैं कि ये जो मर्डर है ये यूनुस का जरिए से हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ हम हादी सिस्टर के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं। हादी सिस्टर, हादी का मर्डर के बाद वो सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं, भारत के विपक्ष में काफी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और यहां तक ये भी कहने लगे हैं कि इंडियन डॉग्स वो बोलने लगे हैं, जो कि काफी खतरनाक स्टेटमेंट होता है आज की हालत में बांग्लादेश को मद्देनजर रखते हुए। इस किस्म की स्टेटमेंट बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाएगा, ना कि भारत को आने वाले समय में। इसलिए उनको बच के रहना चाहिए और जिस किस्म की धमकी दे रहे हैं, जिस किस्म की प्रोवोक कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को, इससे काफी नुकसान और महंगा पड़ सकता है उनके लिए। इसलिए सावधानी से अगर वो बयानबाजी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मसला है जो कि नेपाल में जो हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी है, अभी वो स्ट्रीट पे निकल आए हैं, सब मिलजुल के एक ही स्वर से, एक ही वॉइस से बोल रहे हैं कि अगर हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश में नहीं हो पा रहा है तो उनको मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो अभी तक हमने देखने में नहीं मिला है। किस किस्म की कदम आने वाले समय में हमें यह पता चलेगा, लेकिन आज के दिन में कंप्लीट जो पॉपुलेशन है नेपाल के अंदर, ये पूरे मोबिलाइज हो चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। चाहे आप ये माइनॉरिटीज को जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं उसको बंद करिए, या आप एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के रास्ते पे जो चल रहा है देश को, उस रास्ते पे चलने के सीखिए, नहीं तो काफी महंगा पड़ेगा। ये एक नेपाल की जो हिंदू सोसाइटी की तरफ से इस किस्म की एक चुनौती और एक धमकी भी आया है। ये हमें बता देना चाहता हूं मैं, बांग्लादेश का जो टिप है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ज्यादा दूर नहीं है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ नेपाल, जो कि दबक जो एरिया है, जो ओली साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, ये करीब 55 किलोमीटर दूरी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ज्वाइन करता है। तो यहाँ से एक गेट भी है, उस गेट के जरिए से आने में उनको समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। बैक टू यू गायत्री जी। सर, एक बीएसएफ के जवान को किडनैप कर लिया है बीजीबी ने, बांग्लादेश के बीजीबी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड। वेद प्रकाश जो आप नाम बताना चाह रहे हैं शायद इसी के बारे में होगा, बीएसएफ का। ये बड़ा एक खतरनाक बैटल इंडिकेटर है। जैसा परिस्थिति धीरे धीरे नाजुक होते जा रहा है, ये फौजी भाषा में बोलते हैं बैटल इंडिकेशंस। इसी किस्म का जो हाईजैकिंग हो जाता है, इंटरसेप्ट करके एम्बुश करते हैं हमारे पेट्रोल्स को, ये जो बीएसएफ का जवान वेद प्रकाश को उन्होंने उठा लिया है, उसके पास रेडियो इक्विपमेंट है खबर के मुताबिक, और उन्होंने रिटेन किया है। रिटर्न करने का उनके पास कोई ये नहीं है, जब तक आपका पूरा हॉस्टिलिटीज ओपन और डिक्लेयर नहीं होता है उसको वापस करना चाहिए। बांग्लादेश का जो बॉर्डर फोर्सेस है ये बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं। इसको जितना जल्दी रिलीज करेंगे उतना ही उनके हित के लिए नजरिया और रोड मैप बढ़ती जाएगी, नहीं तो बड़ा खतरनाक
समय वो आने वाला है, बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स एज ऑल्सो फॉर बांग्लादेशीज। जी, बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बयानबाजियाँ हो रही हैं। हादी के नाम पे पैसा बहुत इकट्ठा किया जा रहा है, और कल यूनिस ने हादी के जो मेमोरियल था, उस पे बड़ा, वैसे तो इस्लाम में मेमोरियल होता नहीं है, दफनाया जाता है, राइट? कोई मेमोरियल नाम की चीज़ होती है, वो क्रिश्चियंस में होती है। अचानक से उनके नाम पर वो बयानबाजी कर रहे हैं कि तुम्हारी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, खराब नहीं जाएगी। भड़काने की कोशिश की जा रही है सर। ये बहुत एक्चुअली ये गलत चीजें हैं, इस तरफ होना नहीं चाहिए। जैसा वातावरण अभी, इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, 12 फरवरी को इलेक्शन होना है। उनको तो कोशिश करना चाहिए किस तरफ शांति प्रिय, एक स्टेबल और पीस एंड काम होना चाहिए पूरा एनवायरनमेंट में, ताकि जो कैंपेनिंग है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कैंपेन कर सकते हैं। मेरा अंदाज यह है कि ये जानबूझ के यूनिस साहब इस तरफ पूरा वोलेटिलिटी और हॉस्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ाने का कारण सिर्फ एक ही है, मुद्दा उनका एक ही है कि इलेक्शन ना हो 12 फरवरी को। ये डेट और बढ़ती जानी चाहिए, और आखिरी में वो खुद बनना चाहते हैं सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो पिछले पॉडकास्ट में हमने बताया था। मेरे विचार के मुताबिक इसके साथ, क्योंकि ये एक कन्वर्जेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस में आइडियाज और आर्क ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है चाइना और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जो पाकिस्तान का आईएसआई है। आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 के बाद कुरैशी साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एयर डैश किए थे चाइना में, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल काउंटर स्ट्रेटेजी बनाए थे हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद जाके ये स्टार्ट हुआ था साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, प्रॉक्सी वॉर उन्होंने स्टार्ट किए थे, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ किया था नॉर्दर्न बॉर्डर। आपको पता होगा ये गलवान इंसिडेंट 15 जून 2020 को हुआ था। एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और साथ ही वो एश्योरेंस देते जा रहे हैं, अलग अलग जगह वो रीनेमिंग कर रहे हैं। तो चाइना का हाथ होने का काफी अंदेशा है। हर चीज जो हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आर्क्स ऑफ इंटरेस्ट जो है। मुझे चाइना का तो कम, मुझे यूएस का रोल ज्यादा नजर आ रहा है। अब तारिक रहमान के आने से इलेक्शंस हो जाते। ये बहुत बढ़िया खाली पॉइंट बताया गायत्री जी। तारिक अहमद को यूनुस कभी अलाउ नहीं करेगा। अभी पता नहीं आपके पास क्या खबर है, मेरा अंदाज के मुताबिक अगर इसको आने देते हैं, आप ये मान के चलिए, ये जो मिलिट्री बांग्लादेश आर्मी ने जो डेट दे रखा है, स्टिपुलेटेड डेट, तो उसके मुताबिक उनको इलेक्शन करना पड़ेगा। आज के दिन में कोई है ही नहीं पॉलिटिकल लीडर, चाहे अब अवामी लीग तो चलो बैन हो गया, ये जो बीएनपी के जो लीडर है तारिक अमीन के जो बात कर रहे हैं, उसके बिना आप बीएनपी का कैसे, बिना लीडरशिप कैसे आप कैंपेनिंग करेंगे? सुनने में मिला है कि वो अवामी लीग के जो नुमाइंदे हैं उनको वूइंग करना शुरू करे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जमायती वाले ऑलरेडी फैले हुए हैं, और जो उनका जो सिटीजन, नेशनल सिटीजन पार्टी है एनसीपी, जो स्टूडेंट लीडर्स और नुमाइंदों को लेके आगे, ये सारे संस्थाओं के अंदर जमायती ऑलरेडी फैला हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये इलेक्शन करने के इरादा इनका है। और साथ ही यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं, बीएनपी के 2 नुमाइंदों को मुस्लिम है, इनको किसी ने मारा है, और ये भी कहीं कहीं खबर आ रहा है ओपन सोर्स में कि मारने के बाद उनको जलाया गया है। इसको एविडेंस मेरे पास नहीं है, कोरोबोरेट नहीं हुआ है, लेकिन काफी खतरनाक तरीके से मारे गए हैं। ये जो वायलेंस लेवल बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इलेक्शन आने वाले समय में या 12 फरवरी 2026 तक होने का कोई संभव है। जी सर, बीएनपी के लीडर्स को मारा जा रहा है, और इसमें यूनिस एक तरफ और जमातीज एक तरफ है, और पूरा का पूरा बांग्लादेश एक तरफ है। अवामी लीग और बीएनपी इस वक्त दोनों ने हैंडशेक कर लिया, दोनों साथ में है, बिकॉज दे नो व्हाट इज कमिंग, दे डोंट वांट द इलेक्शंस टू हैपन। क्योंकि इलेक्शंस अगर हो जाएंगे तो यूनिस जड़ से खत्म हो जाएंगे। वहां पर जो स्टूडेंट्स है सर, कोई इनको अब नहीं चाहते। जो स्टूडेंट्स यूनियन लेकर आए, महिलाएं नहीं चाहती हैं, स्टूडेंट्स ये देखिए ना, बाल काट रहे हैं बच्चों के, कॉलेज गोअर बच्चों के, कि आप दाढ़ी रखो और इस्लामिक तरीके से बाल रखो। इस्लाम, बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक बन रहा है पूरा का पूरा। जी, ये बड़ा भयानक एक, जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपके हमने ये बताया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड किस तरह अपना जो पहुंच है, जो आउटरीच को कैसे एक्सटेंड कर रहा है कतार का मदद लेते हुए। इसमें टर्की का नाम भी आ रहा है काफी जगह, रिसर्च करेंगे इफ यू जॉइन द डॉट्स। और सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश में जो मदरसाज है, इनकी फंडिंग हो रही है कतर से। और किस लिए फंडिंग हो रही है? गर्ल स्टूडेंट्स को सिखाना है मदरसा रिलीजियन के बारे में,
जो आपका जो इस्लामिक रेडिकलिज्म जो इसके बारे में सिखलाई दिया जा रहा है, जो एक्सट्रीम वायलेंट लेवल फिदाइनी अटैक के बारे में सिखलाई जा रहा है। तो लश्कर ए तैयबा जो आपके उल्फा कैंप, 4 उल्फा कैंप हुआ करते थे ट्रेडिशनली, 4 में से 2 उल्फा कैंप में रोहिंग्या ब्रदरहुड अलायंस को छोटे छोटे स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो पाकिस्तान से इशू है, चाइना ने पाकिस्तान आर्मी को दिया है, उसको अल्ट्रा बोलते हैं, और पाकिस्तान आर्मी ने ये दे दिया किसको, जो टेररिस्ट लोगों को। ये एक ऐसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाइना का सैटेलाइट का मदद लेते हुए सीधा हैंडलर जो पाकिस्तान में है उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। आईएसआई का एक कर्नल साहब बैठे हैं और उनका सपोर्टिंग इकोसिस्टम है, प्लस ही इज फर्दर कनेक्टेड टू पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पाकिस्तान आर्मी का बिल्कुल चाल है इसमें। और आईएसआई का जो न्यूक्लियस एलिमेंट है वो ऑलरेडी बांग्लादेश में आ चुके हैं। एक ब्रिगेडियर, 2-3 कर्नल है मेरे ख्याल से, और 2-4 मेजर साहब हैं, 5-6 लोग हैं जो एक न्यूक्लियस टीम को बनाने की आईएसआई का एक सब्सिडरी हेडक्वार्टर बांग्लादेश में बन चुकी है, और इसको धीरे धीरे इकोसिस्टम को और ताकत और उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे मैं कहना चाहता हूं गायत्री जी, अगर आपकी इजाजत हो, ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहूंगा ये सारे जो ड्रामा हो रहा है इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, और सरकारी, मैं कह रहा हूं फॉर्मल ऑफिशियल स्ट्रक्चर का भी सपोर्ट है। हालांकि उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और तुलसी गबार्ड का जो टाइम टू टाइम स्टेटमेंट आया है कि वो रेजिम चेंज से जो पहले बदलाव के लिए पहले अमेरिका का फोकस होता था वहां से विड्रॉ करेंगे, मुझे ये नहीं लग रहा है। ये एक किस्म का उनका हाइब्रिड वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन दिखावा के लिए ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के मामला आता है, हिंदुस्तान को किसी भी तरह टकराव देके उसका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, मिलिट्री माइट है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ये सारे चीजों के ऊपर किस तरह वो प्रहार डालना चाहते हैं, और हमारा जो स्पीडी इतना तेजी रफ्तार से प्रगति हो रही है इसको रोकथाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा है कि ये दूसरा चाइना उल्फा को दोबारा ये लोग रिवाइव करने की बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कोशिश चल रही है बांग्लादेश से और आईएसआई की तरफ से, एंड देन चाइना। आपने सही कहा, चाइना का भी हाथ है कहीं ना कहीं। ये उल्फा को वापस लेकर आना चाह रहे हैं, इनके 2 से 3 कैंप्स रिवाइव कर भी लिए गए हैं अक्रॉस द बॉर्डर। एब्सोल्युटली गायत्री जी, ये पिछले साल अगस्त के महीने में, आई थिंक 15 अगस्त के आसपास गुवाहाटी में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होना था। उसके 2-4 दिन आगे पीछे, या 15 अगस्त में था, नहीं विदेश में था मेरा कोई स्पेशल टास्क के लिए, तो उस समय खबर मेरे पास ये आया था 28 आईडीज, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस उल्फा ने लगा रखा है इन एंड अराउंड गुवाहाटी। 28 में से 8 को डिफ्यूज किया गया था, 20 के बारे में खबर आया नहीं था। तो 28 एक आईडी को लगाने के लिए एक टीम में कम से कम एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट चाहिए, उसका जो जो हैंडलर के साथ कम्युनिकेशन उसका ये होना चाहिए 2, और तीसरा एक सपोर्ट होना चाहिए मैनुअल, उसको डिगिंग करके अगर रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, अगर रिमोट नहीं है तो उसका कॉर्ड बिछाते हैं जब जहां तक एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, रोड के नीचे, कलवर्ट के नीचे। इस किस्म के कम से कम आपको 3 आदमी की जरूरत है। अगर आप 28 गुना 3 करते हैं, आप हिसाब लगा दीजिए कितने आदमी होंगे। तो इसका मतलब जो असम अभी पिछले कोई सालों से शांति प्रिय रहा है, इसके अंदर ये अगर खबर आ रहा है, प्लस एक खबर मैं आपको दे दूं, ये ओपन मीडिया में नहीं आया है, सिंचुआन प्रोविंस और म्यांमार के बीच में एक जगह का नाम है रिउली। रिउली एक हेडक्वार्टर इस किस्म की जगह है जहां पे परेश बरुआ, अनूप चेटिया, ये सारे जाके वहां पे सेंचुरी में उनको शेल्टर दिया जाता था, चाइना उनको पैसा देता था, देखभाल करता था। ये वो ऐसा जगह, वो एक ऐसा जगह है जहां पे आपको इलीगल हथियार बिना कोई रजिस्ट्रेशन, अगर कोई हथियार का दाम है 2 लाख, आपको उधर 20-30 हजार में रुपए में या 40 हजार रुपए में मिलता है। अक्रॉस म्यांमार, मणिपुर के अंदर आसानी से आ सकता है। वही हथियार अभी बांग्लादेश के अंदर आने में भी काफी सूचना मिल रहे हैं। तो इस किस्म की हरकत हो रहे हैं, उल्फा धीरे धीरे रिवाइव होते जा रहा है। लेकिन मेरे पास आज के दिन में ये सबूत नहीं है, प्रैक्टिकल और जो ठोस खबर है, ये बांग्लादेश के जो चारों उल्फा कैंप में इक्का दुक्का हो सकता है। लश्कर ए तैयबा
और ये जो आपका जो रोहिंग्या ब्रदरहुड अलायंसेस, इनकी जो मिलन है और इनका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो दे रहा है लश्कर ए तैयबा, इसके बारे में टाइम टू टाइम बहुत सारे खबर आते जा रहे हैं। और रोहिंग्या ब्रदर्स का एक टीम है, एक ग्रुप है जो नार्कोटिक्स पैसा वो अभी एक्सटोर्शन जरिए से और उनका जो अलग अलग टैक्सेशन मेथड से नार्कोटिक्स के पैसे कमा रहे हैं। महीने से महीने उनका बढ़ते जा रहा है। पहले 600 से 800 करोड़ टाका होता था एक महीने में, अभी वो बढ़ के करीब 800 से 900 टाका होने लगा है। तो ये जो पैसा 900 करोड़ टाका हो रहा है, तो ये जो पैसा है ये इनको बढ़ोतरी दे रही है, ये जो इस्लामिक जिहादीज है। इसलिए हमारा फोकस ये भी होना चाहिए कि फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कंड्यूट जहां जहां पे है, जहां हम चोक कर सकते हैं, जैसे हमने कश्मीर वैली में किया है, इसी तरह इसको चोक करना निहायत आवश्यक है। कहां से पैसा आ रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर है, कैसा उसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ये चीजें दे। एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बारे में गायत्री जी अगर आपकी इजाजत में बताना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान का इक्विपमेंट आया है, चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान ने दिया है पाकिस्तान आर्मी को, आर्मी थ्रू ISI दिया है ये जिहादियों को। ये ऐसा एक इक्विपमेंट है, उसको एनक्रिप्टेड मैसेजेस आ रहे हैं, इसको डिकोड करना निहायत जरूरी है। मुझे आशा और उम्मीद है कि भारत की जो स्पेशलिस्ट हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स, इसको ऊपर रिसर्च करके इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये दो चीजें फाइनेंशियल फ्लो और कम्युनिकेशन को हम इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो जिहादिस्ट एक्टिविटीज को हम रोकथाम नहीं कर सकते हैं। बैक टू गायत्री जी। Thank you so much, sir, for joining and viewers. I'm really sorry. Yesterday I couldn't do the show. I've not been keeping well for last couple of days. I've been trying my best to bring the best. But yes, I will keep continuing the shows on Bangladesh because a lot is happening on the Bangladesh side. इसी के साथ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन, क्योंकि बहुत सारी एक्सप्लोसिव डिटेल्स आ रही हैं इंडियन ओशन की तरफ से, जहाँ पे बांग्लादेश कुछ एक मूव करने की कोशिश कर रहा है। सो साथ में जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे हेल्प करना चाह रहे हैं, मेरी मदद और सहायता करना चाह रहे हैं, तो नंबर और बेस स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी वेल डन एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।